नाजरीन, वेलकम बैक। और हम डॉक्टर अस्मा से बात कर रहे थे कि बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, तो उनके क्या सिम्टम्स हैं और उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। जी डॉक्टर अस्मा, प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको भी अलामात बताई कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन की अलामात क्या होती हैं। अब हम उसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं। अगर कोई खातून है जो इस कैफियत से गुजर रही हैं, तो हम उनको कैसे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है हमारा सपोर्ट सिस्टम। ज़ाहिर है एक वाइफ जिसने जन्म दी एक बच्चे को, तो सबसे पहले तो आपका जो हस्बैंड है, आपको उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होती है। देन आपकी जो इन लॉज हैं, आपकी फैमिली है, उनको आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंडली आपने क्या करना है कि आपने एक हेल्दी, जैसे सर ने बात की थी कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। आप कोशिश करें कि जैसे जो क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि बच्चे से डिस्कनेक्ट मदर का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मदर के साथ ज़्यादा पॉजिटिव टाइम बच्चा यूज़ करे, यूटिलाइज कर सके। वो रोए तो उस वक्त कोई और उसको देख ले, लेकिन जब वो अच्छे मूड में हो तो माँ की गोद में दे दिया जाए। सिर्फ फीड कराने के लिए ना दिया जाए, बल्कि उसके साथ खेलें, उसके सामने बातचीत करें बच्चे के साथ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फीमेल जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। बिल्कुल, उसमें भी जैसे मैंने पहले बात की थी कि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जब एक खातून जब माँ बनती है तो उनकी ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। ना सिर्फ हार्मोनल बल्कि फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। एंड एज वी बोथ आर लेडीज, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए फिजिकल एक जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, उसकी बहुत अहमियत होती है कि जी एकदम से मोटा होना शुरू हो गए हैं, आप बल्ज आउट होना शुरू हो गए हैं। डिप्रेशन का शिकार बना देती है। एग्जैक्टली, तो उसको अपनी बॉडी अच्छी नहीं लग रही होती। तो उसमें अगेन आपकी जो फैमिली सपोर्ट है, आपकी हस्बैंड की सपोर्ट है, दैट इज द क्रूशियल पार्ट। कि अगर वो आपको बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, तो यू फील रियली गुड। उसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि अगर आपको सपोर्ट मिल रही है तो आप बहुत बेहतर तौर पे इस चीज़ से, इस कैफियत से बाहर निकल सकते हैं। एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, आप एक प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद एक बहुत टफ टाइम से गुजरे होते हो, बट यू नीड टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप वॉक करें, अपने आप को टाइम दें, एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, शेयर करें, बातचीत करें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का भी एक बहुत अहम साइन ये है कि वो अकेले रहना पसंद करती है खवातीन। तो कोशिश कीजिए आप उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, वो लोनलीनेस की तरफ ज्यादा चली जाती हैं और इस तरीके से फिर वो ज्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। हर चीज जो है वो नाज़रीन घूम फिर कर यही आ रही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, और यही जो है वो आपको हर तरह की बीमारी से बचा सकता है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि इसके क्या सिम्टम्स पे तो हम बात कर चुके हैं, अब इसका प्रॉपर एक इलाज क्या है कि अगर एक इंसान डिप्रेशन का शिकार है और वो एक ट्रीटमेंट इसका चाहता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका तरीक़ेकार क्या है, ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस मिले कि क्या इसका इलाज है। जी देखिए, ट्रीटमेंट के जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल में ये डिप्रेशन किस हद तक इफेक्ट कर रहा है। ओके। अगर उसकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट हो रहा है, उसका फैमिली सफ़र कर रही है, उसके जॉब प्लेस पे उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो एक आपकी बात यहाँ पे कट करूंगी, सॉरी। फैमिली का आना ज़रूरी होता है? अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, क्या वो अगर फैमिली को नहीं बताना चाह रहा, वो इंडिविजुअली खुद आपके पास आ रहा है अकेला ही, तो फिर आप उसको किस तरीके से डायग्नोस करते हैं सब चीज़ें? क्योंकि उनकी फैमिली साथ आ रही है तो एक सपोर्ट मिल जाता है कि फैमिली बता देती है कि मतलब किस तरह का इसका बिहेवियर है, एटीट्यूड है। वो तो अपने बारे में इतना क्या आपको किस तरीके से बताएगा आपने? जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था इनसाइट का, क्योंकि डिप्रेशन में इनसाइट लॉस नहीं होती, इनसाइट उसको होती है, उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है। लिहाजा वो इनसाइट होने की वजह से वो पेशेंट अपने बारे में अवेयर होता है फुली। तो उसके लिए किसी फैमिली मेंबर के साथ में आने की जरूरत नहीं है। वो खुद भी आके जो है वो अपनी हिस्ट्री दे सकता है, अपने प्रॉब्लम बता सकता है। बल्कि मेरा तो ये अपना ख्याल है कि अगर वो अकेला आए तो ज़्यादा बेहतर है। आमतौर पे लोग जो है वो अवॉइड करते हैं कि फैमिली को पता चले या लोगों को पता चले, बिल्कुल यही और मैं इसीलिए कहना आमतौर चाह पे रही थी। साइकेट्रिस्ट के पास जाने से, डॉक्टरों के पास जाने से, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हैं या वो साइकेट्रिस्ट हों, तो लोग वहाँ जाने से ज़रा थोड़ा घबराते भी हैं कि लोग देखेंगे, ये देखिए ये साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, ये नफ्सियाती है, ये नफ्सियाती है, तो लोग वो आमतौर पे अवॉइड करते हैं। तो आमतौर पे जो है वो अगर अकेला भी पेशेंट आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री उससे ली जा सकती है, और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो उसको बात करके उसकी हिस्ट्री से उसको अंदाजा हो जाता है कि डिप्रेशन है तो डिप्रेशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस लेवल पे है। तो अगर आमतौर पे माइल्ड डिप्रेशन होता है तो कोशिश की जाती है कि उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज के उसकी साइकोथेरेपी करके उसके बिहेवियर को हम आइडेंटिफाई करें, जो उसके अबनॉर्मल बिहेवियर है, तो उससे हम उसको बगैर अद्वियात के भी ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन की जरूरत नहीं। अच्छा। लेकिन अगर वो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में है तो फिर अल्टीमेटली उसको जो डिफरेंट डिप्रेशन के अद्वियात हैं, 3-4
कैटेगरीज होती हैं, फिर हमें वो उनको शुरू करानी पड़ती हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि डिप्रेशन की अद्वियात जस्ट लाइक पेन किलर नहीं होती कि आपने अद्वियात खाना शुरू की तो सुबह से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ कैटेगरीज हैं उनको अपने मेडिसिन को इफेक्ट करने में 1 वीक लग जाता है। जैसे SSRI से हमारे पास एक ग्रुप होता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, उनके एक्शन को स्टार्ट होने में आमतौर पे 1 वीक लग जाता है। 1 वीक के बाद डिप्रेशन की अलामत ठीक होती हैं। और जो दूसरी जो कैटेगरी जैसे हम TCAs या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन कहते हैं, उसमें आपको 2 वीक से ज्यादा भी टाइम लग जाता है जब उसकी अलामत ठीक होना शुरू होती है। तो SSRI की सूरत में हमें कम से कम 1 वीक का इंतजार करना पड़ता है उसके सिम्टम में इंप्रूवमेंट के लिए, और TCAs की सूरत में हमें कम से कम 2 वीक इंतजार करना पड़ता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक डिप्रेशन के पेशेंट का मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 हफ्ते देने पड़ते हैं डॉक्टर को, ताकि वो उसकी मेडिसिन की इफेक्ट का टाइम जो है ना प्रॉपर तरीके से आ जाए और उसके अंदर इंप्रूवमेंट शुरू हो जाए। और इसके साथ पैरेलल जो है अगर अच्छा होगा कि आप साइकेट्रिस्ट के साथ अगर साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करें तो उसके जो नॉन फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, दोनों अगर पैरेलल शुरू हो जाए तो उसमें आउटकम ज्यादा बेहतर आता है बनिस्बत इसके कि सिर्फ आप उसको मेडिसिन पर रखें, क्योंकि मेडिसिन के कुछ तो एक तो कॉस्ट आती है, कॉस्ट का बर्डन भी आता है। कितना इसका मतलब ऑलमोस्ट खर्चा एक्सपेंस कितना हो जाता है? देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इसको अद्वियात दे रहे हैं। तो यूजुअली जो है ना वो मिनिमम 100 to 200 रुपीज पर डे के हिसाब से खर्चा होता है इसमें। और ये कितने डेज का ट्रीटमेंट इनका होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि ये डेज नहीं, ये तो मंथ्स के हिसाब से होता है और ईयर्स के हिसाब से होता है। तो जितना जल्दी आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लें, उसकी एक आइडेंटिफाई कर लें कि इसके स्ट्रेसेस लाइफ के क्या है, तो अगर उसको साइकोथेरेपी के लिए उनको दूर कर दिया जाए तो उससे एक तो उसको फाइनेंशियल बर्डन जो ऑलरेडी, अगर उसको डिप्रेशन फाइनेंशियल बर्डन की वजह से हुआ है तो ट्रीटमेंट से ज्यादा बर्डन और बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। वो जॉब से उसकी एब्सेंट है तो उसकी वजह उसके बर्डन बढ़ेगा, अफोर्ड नहीं कर सकता होगा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उस लिहाज से अगर आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के साथ साथ साइकोथेरेपी शुरू करेंगे तो उसका एक तो जो कॉस्ट का जो बर्डन है वो कम होगा, और दूसरा इन ड्रग्स जो होती है इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और अगर आपने ड्रग शुरू कराई उसके साइड इफेक्ट पे नजर नहीं रखती, जिसमें वेट गेन भी हो सकता है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिसमें कुछ GIT के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, इवन हार्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं। तो इस लिहाज से ये मेंटली भी इफेक्ट करती हैं ये मेडिसिन, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपके दिमाग से हो रही हैं, तो क्या इफेक्ट करती हैं? क्योंकि नींद, जितनी मेडिसिन लेंगे आप सोते ही रहेंगे, आपको नींद उतनी आएगी, तो क्या आपका मेंटल एबिलिटी जो होती है वो बेसिकली इफेक्ट होती है इसकी वजह से? जितनी भी डिप्रेशन की अद्वियात है ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहलाती है, इनका माइंड पे इफेक्ट होता है। इसमें स्लीप भी ज्यादा हो सकती है, नींद ज्यादा, इसमें आपको ड्राउजीनेस भी होता है, आपके अंदर थकावट भी इसके अंदर आ सकती है, और इसकी या तो एपेटाइट आमतौर पे बढ़ भी जाती है और कम भी हो सकती है। तो बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि जितनी ड्रग्स पे डिपेंडेंसी कम हो उतना अच्छा होता है, और जितना आप उसको पैरेलल तरीके से साइकोथेरेपी या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, मेडिसिन पे कम ही जाएं तो बेहतर है। ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर अस्मा, आपसे पूछना चाहूंगी कि बेसिकली क्लिनिकली इनका क्या इलाज है, मतलब एज ए साइकोलॉजिस्ट आप अगर बताइए कि क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से इसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप बेसिकली क्या सजेस्ट करती हैं? जैसे कि सर ने बात की थी, मैं सर को इंडोर्स करूंगी कि सर ने बात की थी कि डिपेंड करता है कि हमारी लेवल ऑफ डिप्रेशन क्या है, क्या क्लाइंट माइल्ड डिप्रेशन के साथ आ रहा है, मॉडरेट के साथ आ रहा है, या सीवियर के साथ आ रहा है। बेसिकली देखिए, जब हमारे पास जी जैसे हमारे पास जब कोई भी क्लाइंट आता है तो हम सबसे पहले उसकी तशखीस करते हैं। तशखीस करने का एक खास अमल होता है, उसमें हम कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट करते हैं। जैसे आम ब्लड टेस्ट होते हैं, ये वैसा ब्लड टेस्ट तो नहीं होता, बट दे आर साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि हम कुछ सवाल जवाब करते हैं पेशेंट के साथ, उसमें केस हिस्ट्री अलग होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, और कुछ खास टूल्स होते हैं जो हम खास डिसऑर्डर्स के लिए यूज कर सकते हैं कि हम उनको डायग्नोज कर सकें। उसमें अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो BDI, बेक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री, एक टेस्ट है जिसकी बेस पे हम असेस कर सकते हैं कि क्या अगले बंदे को डिप्रेशन है या नहीं है, और अगर है तो किस लेवल का है। तो उसमें हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहाँ पे है। अगर माइल्ड साइड पे है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम साइकोथेरेपी के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, बातों के जरिए, कुछ सेशंस के थ्रू उस पर्सन को हेल्प प्रोवाइड कर सके, मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर कोई बहुत सिवियर साइड पे है तो हमारा फर्स्ट जो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम मेडिसिन की तरफ जाएंगे। मेडिसिन से जब उसके सिवियर सिम्पटम्स
सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन मेडिसिन के तो साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। बिल्कुल, यूजुअली हम मेडिसिन को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सिवियर साइड पे डिप्रेशन आ रहा होता है तो सबसे पहले तो हमने उस बंदे को, जो भी पर्सन अफेक्टेड है डिप्रेशन के साथ, उसको हमें एलिवेट करना है। वो जो बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ गया हुआ है तो उसको एलिवेट करने की जरूरत है। उसके लिए जैसे सर ने पहले बात की थी कि हमारे जो ब्रेन केमिकल्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, डेफिसिट्स होते हैं, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, उनकी कमी की वजह से भी कुछ लोगों के अंदर डिप्रेशन हो जाता है। तो उसके लिए दवाई देना हमें जरूरी होती है। जब आप दवाई दे देते हैं उससे कि वो बंदा थोड़ा स्टेबल हो जाता है एंड ही इज रेडी टू टेक थेरेपी। थेरेपी के लिए बहुत जरूरी है या काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि अगले के बंदे के अंदर इंसाइट हो कि हाँ मेरे साथ ये मसला है और वो सुनने को तैयार हो आपको। बिल्कुल एंड वंस ये चीज स्टार्ट हो जाती है तो खास अगर आप थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस की बात करें कि कौन कौन सी थेरेपीज इस्तेमाल होती हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जो खास तौर पे डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा काम क्या आता है कॉग्निशंस के ऊपर। कॉग्निशन से मुराद है हमारी सोचें। जैसे आपने शुरू में बात की थी कि ओवर थिंकिंग होती है, तो डिप्रेशन का आर्जा जो है वो होता ही तब है कि जब आपकी सोच के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्टॉर्शंस आती हैं। हम इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। या तो हम चीजों को बहुत ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं या बहुत कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग होती है कि हर चीज के बारे में सोचने के इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, हम उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। बिल्कुल बहुत सारी चीजें उसमें ये कि हम कह देते हैं कि बिल्कुल होपलेसनेस की तरफ चले जाते हैं कि जी मुझे जीने की जरूरत नहीं है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल एक वर्थलेस इंसान हूँ, मेरी कोई वक़्त नहीं है इस माशरे में या इस दुनिया में, क्या जरूरत है मुझे जीने की। या हर चीज के बारे में आप बिल्कुल ही नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब सीबीटी में हम काम करते हैं वो थॉट्स के ऊपर काम करते हैं। और आई थिंक हर सवाल का जवाब खुद ही दे रहे होते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जी। उसमें जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जो मनफी सोच है इंसान की उसको हम मुस्बत सोच की तरफ लेके जाएं एंड ग्रेजुअली उनको जो इनकी एक डिप्रेसिव स्टेट है उससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और डिप्रेशन में सिर्फ हम मूड को ही नहीं फोकस करते बल्कि हम उनसे ये भी कहते हैं कि जो उनके बाकी सिम्टम्स हैं, स्लीप रिलेटेड हैं, ईटिंग रिलेटेड है, हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ टेक्निक्स, कुछ आप कह लें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं। शुरू में जैसे सर ने बात की थी कि इनके अंदर इरिटेबिलिटी भी आ सकती है, बेचैनी भी आ सकती है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराएं। इसके लिए डीप ब्रीदिंग है, योगा एक्सरसाइजेस हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड क्योंकि इन लोगों का चीजों में इंटरेस्ट लेना बिल्कुल खत्म कर देते हैं ये, तो कोशिश ही होती है हमारी कि हम इनसे एक मूड डायरी पूरी डेवलप करवाएं। मूड डायरी में ये है कि हम उनसे कहते हैं कि आपने नोट करना है कि कब आप बहुत अच्छा महसूस करें, कब आप बहुत लो महसूस करें। तो जब वो अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ जाके डिस्कशन करते हैं तो वो फिगर आउट कर लेते हैं कि कब प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको फिर अकॉर्डिंगली वो गाइड करते हैं कि हाउ टू मैनेज दिस काइंड ऑफ थॉट्स। ओके, ठीक है, जबरदस्त हो गया, काफी डिटेल में बात हो गई है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, दोनों में से जो उसका आंसर देना चाहे प्लीज, कि डिप्रेशन और ग्रीफ में क्या बेसिकली लिंक है, क्या डिफरेंस है, जो भी आंसर करना चाहता है प्लीज। साइकोलॉजी से बता सकते प्लीज डॉक्टर अस्मा। अच्छा जी, जब हम डिप्रेशन और ग्रीफ की बात करते हैं तो ग्रीफ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी टर्म, एक स्पेक्ट्रम है और ग्रीफ का पार्ट होता है डिप्रेशन। एक्चुअली ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ तब आता है जब हमारी जिंदगी में कोई गैर मामूली चेंज आ जाए, अचानक से कोई चीज हो जाए, जैसे कि आपकी खुदा ना खास्ता जॉब छूट जाए या आपका कोई लव्ड वन उसकी डेथ हो जाए, कोई आपका करीबी रिश्तेदार, कोई पेरेंट्स में से, बहन भाइयों में से उसकी डेथ हो जाए, होता है वो, या कोई आप में से किसी किस्म का अब्यूज से गुजरा हो या कोई ट्रॉमा हो, उससे उसके बाद आप फौरन से ग्रीफ पीरियड में जाते हैं। जब हम ग्रीफ की बात करते हैं तो ग्रीफ की कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो ग्रीफ में आता है डिनायल। डिनायल में क्या होता है कि जो पर्सन है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि ये चीज हो गई है मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है जिसके भाई की में भी डेथ हो गई है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, नहीं वो तो यहीं पे अभी तक है, देखना भी आ जाएगा, अच्छा देखना भी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। दिस इज डिनायल। वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि जो हो चुका है, जो इंसान जा चुका है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। डिनायल के बाद एंगर आता है, जो सेकंड स्टेज है दैट इज एंगर, गुस्सा करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आ जाती है वो है बार्गेनिंग। इंसान लड़ता है अपने आप से कि मैं कुछ क्यों नहीं कर सका, काश मैं बचा लेता। एंड देन द फोर्थ स्टेज इज डिप्रेशन। फिर आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, आप बिल्कुल उदास महसूस आपके अंदर, क्योंकि एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है, उस वक्त तक आप बहुत उदास महसूस करते हैं। प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे हम जितना भी डिस्कस करें उतना ही कम है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो में आने का। और एक छोटे से मैसेज के साथ मैं बेसिकली प्रोग्राम का आज एंड करती हूँ कि आज का टॉपिक जो था वो हमारा डिप्रेशन था। तो जैसे कि आज के शो से आपको पता चला है कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है,
तो इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, फिजिकल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ की पार्ट के तौर पे लेकर आइए। और दूसरा ये है कि जितना हो सके, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली मेंबर में, आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्त अहबाब में कोई ऐसा शख्स है जो डिप्रेशन का शिकार है, जो आपको ज़ाहिरी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको उसके बिहेवियर में कोई चेंज नज़र आ रहा है, पहले से आप उसे जानते हैं, नहीं जानते, तो आप जितना हो सके उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, उससे बुलवाने की कोशिश करें कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि इन द एंड फिर डिप्रेशन का यही रिजल्ट बचता है कि वो इंसान जो है वो सुसाइड कर लेता है, अपनी लाइफ को एंड कर देता है। तो अगर आपने लोगों को बचाना है कि वो सुसाइड की तरफ ना जाएं, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना शुरू करें। तो ये एक छोटे से मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी ही दिन आपसे अगेन मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।